बंगाल गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ ईश्वर रेड्डी साहब, अनफॉर्चुनेटली। जब ये संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, कानून नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी मिश्रा। 10 बजे की दमदार डिबेट में आपका स्वागत है। आज बात वक्फ कानून पर भड़काऊ गैंग की करेंगे। संसद के पास किए गए वक्फ कानून को कोई काला कानून बता रहा है तो कोई देश के लिए इस कानून को बड़ा खतरा करार दे रहा है तो कोई जहरीली तकरीर देकर कुर्बानी की बातें तक कर रहा है। तो क्या ऐसे ही भड़काऊ और उकसाऊ बयानबाजी का नतीजा है कि मुर्शिदाबाद में इतनी हिंसा हुई है? वक्फ कानून के खिलाफ में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान अब सामने आ गया है और ये बयान थमने का नाम नहीं ले रहे ओवैसी की तरफ से। इसका सिलसिला जारी है। ओवैसी वक्फ कानून को लुटेरा और काला कानून बता रहे हैं, साथ ही मुसलमानों को इसके नाम पर भड़का भी रहे हैं। वक्फ कानून के आने से संभल की मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की ईदगाह मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है उनके द्वारा। और 19 अप्रैल को हैदराबाद में प्रदर्शन करने की चेतावनी ओवैसी ने अब दे दी है। अब इस बीच वक्फ कानून के विरोधियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमकर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून को विरोध में हिंसा का सहारा लिया जा रहा है, कानून के खिलाफ में नारेबाजी की जा रही है और इसके साए में यहाँ पर हिंसा लोग कर रहे हैं और सीए कानून की तरह मुस्लिम समाज को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि उस वक्त भी यही किया गया था और अब भी यही किया जा रहा है। हिंसा मकसद है। अब सवाल यह है कि क्या यूपी में भाईजान का मुर्शिदाबाद प्लान है? क्या अब बंगाल के बाद यूपी को सुलगाने की साजिश हो रही है? क्या कानून बहाना है और मकसद देश को जलाना है? बड़ा सवाल। आज इसी मुद्दे पर अपने मेहमानों के साथ में करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और डिटेल्स देते हैं। बीजेपी ने काले कानून को बनाया है कि तो क्या संभल की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी? क्या ज्ञानवापी की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? क्या मथुरा की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? ऐसे ही वक्फ संशोधन अधिनियम में भी इन लोगों ने वही हिंसा कर रहे हैं, धमकी दी जा रही है, फिर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास हो रहा है। नया वक्फ संशोधन कानून लागू हो चुका है। आम मुसलमान कानून के पक्ष में हैं। कई राज्य सरकारें उस कानून को अमल में लाकर एक्शन भी ले रही हैं। लेकिन वक्फ कानून के विरोध में भड़काऊ भाईजान का टेप बंद होने का नाम नहीं ले रहा। वक्फ कानून को काला कानून ही नहीं बताया जा रहा है, अब तो मुसलमानों को मस्जिदों के नाम पर डराने और उकसाने की कोशिश हो रही है। वक्फ कानून के खिलाफ हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी तो सीधे सीधे मुसलमानों को भड़का रहे हैं। ओवैसी डर दिखा रहे हैं कि नए वक्फ कानून से अब न संभल की मस्जिद वक्फ की होगी, न ही ज्ञानवापी मस्जिद और न ही मथुरा की ईदगाह मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब इसका इफेक्ट ये भी होगा कि संभल की मस्जिद अब वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। मैं डायरेक्ट चैलेंज कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री को कि आप, मेरा सवाल आपसे है, आप जब अमेंडमेंट ये ला चुके हैं, कानून बना चुके, तो क्या संभल की मस्जिद अब वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी? क्या ज्ञानवापी की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? क्या मथुरा की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? जितने भारत में ASI प्रोटेक्टेड एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है, उसके एक्ट के तहत उसको बोलते ASMR एक्ट, जिसमें हमारे शिया भाइयों के इमाम बाड़े भी हैं, आशुर खाने भी हैं, दरगाहें भी हैं। अब आप बताइए, इससे वक्फ को छीन नहीं रहे आप? और झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी करी, नहीं कुछ नुकसान नहीं होगा। वक्फ कानून आने से आग बबूला असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया कि इस कानून के खिलाफ 19 अप्रैल को हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले ये जलसा होगा। हैदराबाद दारुसलाम में 19 अप्रैल के दिन शाम में 7 बजे से 10 बजे तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ एक प्रोटेस्ट मीटिंग, पब्लिक मीटिंग रखी जा रही है और जिसकी सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब करेंगे। अब सवाल है कि वक्फ कानून से कब्जाधारियों की जमीन खिसकने वाली है, तभी विरोधियों की बेचैनी बढ़ी है। सवाल यह भी है कि वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है, इसलिए विरोध के नाम पर हिंसा कराई जा रही है।
इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ कानून का विरोध करने वालों पर करारा प्रहार बोला। योगी ने मुर्शिदाबाद का जिक्र करते हुए कहा कि वक्फ कानून के विरोध के नाम पर हिंसा भड़काई जा रही है। जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएए कानून का भी जिक्र किया और विरोधियों पर आरोप लगाया कि सीएए की तरह ही वक्फ कानून पर विपक्ष गुमराह कर रहा है। इन्हें भय है कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा। ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। सवाल यह भी है कि आखिर वक्फ कानून के नाम पर सियासी शोर कब थमेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक मुसलमानों को उकसाने, भड़काने और सियासत चमकाने का काम चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। वक्फ के नाम पर, विरोध के नाम पर हिंसा का दौर लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल जल रहा है, मुर्शिदाबाद, मालदा जल रहा है। अलग अलग जगहों से हिंदू पलायन करने को मजबूर हैं। आज की चर्चा इसी के ऊपर करेंगे क्योंकि लगातार जो सियासी बयानबाजी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। लोगों को बरगलाया जा रहा है और भी ज्यादा विरोध प्रदर्शन आगे होने वाले दिनों में, आने वाले दिनों में करने की चेतावनी दे दी गई है। ऐसे में क्या मायने हैं इन सब बयानबाजी के, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। एक बार जल्दी से हमारे साथ में जो मेहमान जुड़े हैं उनका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। हमारे साथ में मनीष शुक्ला, बीजेपी स्पोक्स पर्सन जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर एसके दत्ता हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका भी स्वागत है सर। कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ में जुड़े हैं, स्वागत है सर आपका। राजीव रियाजी AIMIM की तरफ से हमारे साथ में जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। और इसके साथ साथ में बादल देवनाथ भी हमारे साथ में जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट और TMC समर्थक। चर्चा की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। नए वक्फ कानून के विरोध में सियासी बयानबाजी भी तेज होती हुई नजर आ रही है। वक्फ कानून को लेकर लगातार विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। इस सब के बीच में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान सामने आ गया है। इमरान मसूद बोले हैं कि सत्ता में आए तो घंटे भर में इलाज कर देंगे, जिस भी दिन हम आएंगे उसी दिन घंटे भर में इलाज कर दिया जाएगा। इमरान मसूद के द्वारा ये बयान दिया गया। अब इस बयान के क्या मायने हैं ये तो इमरान मसूद ही बता पाएंगे या फिर उनकी अलायंस के जितने भी लोग हैं वो बता पाएंगे। एक बार सुन लीजिए आप। मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे, कब्रिस्तान नहीं होगे तो दफना कहां जाओगे, ईदगाह की तो बात ही छोड़ दीजिए। दुआ करिए कि हम लोग आ जाएं। समंदर में तूफान बहुत है और जब तूफान हो तो तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये कश्तियों की सवारी छोड़ करके जहाज की सवारी की तैयारी करिए। एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं है। और यह वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज कर देंगे, ये इमरान मसूद कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से सांसद है सहारनपुर सीट से। का जवाब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, इंडिया अलायंस के पार्ट है ना, इंडी गठबंधन के। इमरान मसूद जी कौन से इलाज की बात कर रहे हैं, पहले तो ये बता दीजिए। देखिए, वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, तो वो कोई अराजक बात तो कर नहीं सकते। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब हमारी सरकार आएगी, सरकार आने का इंतजार क्यों होता है? इसलिए कि जब आप बहुमत में होते हैं, जब आप बहुमत में आएंगे तो ये संविधान विरोधी जो बिल आया है इसकी प्रावधानों को समाप्त करके फिर वापस उनका पूरा बयान सुना नहीं है। अराजक बात तो वो कर ही रहे हैं ना, क्या मतलब उनकी तरफ से कहा जा रहा है घंटे भर में इलाज कर देंगे। क्या इलाज करेंगे और वो कैसी बातें कर रहे हैं? कब्रिस्तान, मस्जिद और ईदगाह छीन ली जाएगी। बीजेपी और कानून लाया गया संसद में, जब डिबेट हुई तो लगातार ये बताया जा रहा था कि ये कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है, किसी की कब्रिस्तान, किसी की मस्जिद या फिर ईदगाह नहीं छीनी जाएगी। उसके बावजूद ये कैसे बरगलाने वाली बातें कर रहे हैं इमरान मसूद? साक्षी जी, ये किसने कहा है आपको कि नहीं छीनी जाएगी? सरकार की तरफ से आप कैसे कह सकती हैं?
तीन काले कानून किसके लिए मनीष लेकर शुक्ला आए थे? जी, किसानों जवाब के दे लिए दीजिए लाए आप। थे ना। आप बताइए ना, किसानों के लिए लेकर के आए थे ना। और साक्षी जी, किसान शहीद कराने के बाद इन्होंने इमरान रिटर्न कर मसूद दिया के कि देश हित में। इमरान नहीं, आप मसूद कह रहे हैं ना अगर छीन ली बयानों को जाएगी डिकोड मस्जिद और करेंगी, ईदगाहें पर कौन छीन ली भरोसा जाएंगी। करेगा? मनीष शुक्ला जी, आप बीजेपी स्पोक्सपर्सन है, आप ही जवाब दे दीजिए, कितनी मस्जिदें जी छीनने वाली हैं? जी साक्षी जी, इमरान मसूद के अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो एक बार उनका बयान आया था कि प्रधानमंत्री जी के लिए उन्होंने कहा था बोटी बोटी काट डालेंगे। दूसरी बात, अगर डिकोड करिए तो इमरान मसूद वही कह रहे हैं जो इनकी समान विचारधारा की पार्टी पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में कर रही है। इमरान मसूद धमकी दे रहे हैं कि हिंदुओं का कत्लेआम होगा, खून बहा देंगे, बदला ले लेंगे। ओवैसी भी यही कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता यही कह रहे हैं। ये लोग झूठ फैला रहे हैं, ये लोग सीए की तरह भ्रम पैदा करना चाहते हैं। दरअसल ये मुस्लिम समाज के भी हिमायती नहीं है, ये कुछ बड़े लोगों के जिन्होंने जमीनों पे कब्जा कर लिया है, उनके साथ ही पूरा इंडी गठबंधन खड़ा है और समाजवादी पार्टी भी बराबर की दोषी है। मुर्शिदाबाद में जो हत्या हुई है हिंदुओं की, और कपिल श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आप है ना, आपसे मेरा एक सवाल रहेगा कपिल श्रीवास्तव जी, आप एक बात बताइए, पीडीए का नारा आप ही का है ना, है कि नहीं? पहले हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। नहीं, क्यों नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमारा ही नारा तो है। एक बात बताइए, इस कानून में साफ तौर पर यह जिक्र किया गया है कि जितने भी जो मुसलमान हैं, जो शिया हैं, जो पिछड़े समुदाय से आते हैं, जो सुन्नी है या फिर जो अन्य मुसलमान हैं जिनकी बात नहीं रखी जाती, उनको भी वक्फ में जगह दी जाएगी और वो भी अपनी बात रख सकेंगे। तो क्या ये गलत है? आप नहीं चाहते ऐसा? बताइए कि साक्षी जी, कब ये ऐसा बिल में नहीं था कि महिलाओं को आप उसमें नहीं रख सकते हैं? आप पिछड़े मुसलमानों को पूछिए कि सीए के बाद कितने मुसलमानों की नागरिकता छीन ली गई जो अखिलेश यादव बोलते थे। जो है लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के झूठ बोल रहे हैं कि अधिकरण अखिलेश झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलते थे। फैक्चुअल डेटा रखा गया है कपिल जी, फैक्चुअल डेटा रखा गया है। की सरकार है, इन्होंने झूठ बोला लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा होकर के। सैकड़ों केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है इसी अधिकरण के विरुद्ध अपील में, और ये झूठ बोलते हैं। पाप चलेगा आपके ऊपर भी। मुर्शिदाबाद में जो हिंदू मरे हैं उनका पाप कपिल श्रीवास्तव आपकी पार्टी पर भी चढ़ने वाला, जिस तरह से झूठ हत्या की जिम्मेदारी आप लोग कर रहे भारतीय हो। जनता पार्टी के सर पर बनी हुई है। कपिल जी सुनिए, कपिल जी ऐसे तो दर्शकों को समझ ही नहीं आएगा ना, सार पे तो पहुंचना दूर की बात, समझ भी नहीं आएगी। कपिल जी पहले आप एक बात बता दीजिए, आप झूठा झूठा कहे जा रहे हैं, बात तो बता नहीं रहे, आप नाम लेके बात कह के बात कहिए, सिर्फ झूठा कह देने से चीजें साबित नहीं हो जाती। दूसरी चीज कपिल जी, आपने देखा मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है, कपिल जी आपने देखा मुर्शिदाबाद कैसे जल रहा है, वहां पर हिंदुओं की किस तरीके से हत्या की जा रही है, हिंदुओं को पलायन करने पे मजबूर किया जा रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं वो सब चीजें? क्या वहां पर पलायन हुआ है? आप इस बात को मानते हैं कपिल जी? पहले हाँ या ना में इसका जवाब दे दीजिए। साक्षी जी, पलायन तो पूरे देश में हो रहा है, यानी कि मुर्शिदाबाद में भी हुआ है। निकम्मी सरकार की वजह से हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल की निकम्मी सरकार है, इसकी वजह से हो रहा है। पूरे देश में पलायन हो रहा है। आप मुझे ये बताइए, क्या मुर्शिदाबाद में पलायन हुआ है कि नहीं हुआ है? क्योंकि आप कह रहे हैं पूरे देश में पलायन हुआ है। मुर्शिदाबाद का तो आंकड़ा है ना, 400 से 2000 परिवार तक पहुंच गए वो आंकड़ा। कपिल जी, हुआ है कि नहीं हुआ है? ये कश्मीर में नहीं बता पाए, ये कैसी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की? ये बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्ल करने वालों को स्वागत करती है हिंदुस्तान के अंदर में। ये बांग्लादेश के अंदर जो जीनोसाइड हुआ हिंदुस्तान हिंदुओं का, उसको रोकने के लिए कोई काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं किया। और जिन्होंने चलिए ठीक है, आपको नहीं सुनना, आपको नहीं सुनना। मनीष शुक्ला जी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच राजीव व्यास जी AIMIM की तरफ से भी हमारे साथ में जुड़ गए। राजीव व्यास जी का रुख कर लेते हैं। छोड़िए कपिल जी, आपको जवाब ही नहीं देना। आप पूरे देश के ऊपर मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में 400 से 2000 पहुंच गया आंकड़ा, जो परिवार पलायन करके चले गए हैं। आपको वो परिवार नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि आपको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, आप मानने को तैयार नहीं है, आप मुद्दे से भटकना चाहते हैं। आप एक्सेप्ट करेंगे तो अपनी पार्टी की लाइन से इधर हो जाएंगे, इसलिए आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरे देश में पलायन हो रहे हैं। इससे ये बात तो साफ है कि मुर्शिदाबाद में पलायन हो रहा है। AIMIM का रुख कर लेते हैं राजीव व्यास जी। ओवैसी ने 19 तारीख को प्रदर्शन का ऐलान कर दिया, क्या गारंटी है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा और जैसे मुर्शिदाबाद से तस्वीरें सामने आई है वैसा नहीं होगा? क्योंकि ओवैसी ने तो सीधे तौर पर कह दिया ना कि मस्जिद छीन ली जाएगी। और एक और बात आप ये बताइए कि संबल, ज्ञानवापी और मथुरा से लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, क्या लोगों को भड़काने वाले बयान नहीं है ये? राजीव व्यास जी,
नहीं, भड़काने वाले बयान की बात नहीं है। बात यह है कि दंगे की राजनीति कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है दंगों की राजनीति। इस देश में जो जननी है दंगों की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी। आप गुजरात दंगों का जिक्र क्यों नहीं करती हैं? जब एक गर्भवती मां के पेट से निकाल के बच्चे को मार दिया जाता है, आप उस विभत्स घटना का जिक्र नहीं कर रही हैं। आप 3 लोग वहां मारे गए, बहुत अफसोसनाक है। दंगा बहुत अफसोसनाक अभी जो हो रहा है अगर तब हुआ तो अब भी होगा और आगे होता रहेगा, क्या ये इसका मतलब है? आप मुझे इतना बता दीजिए। आप पहले ये बताइए, क्या मुर्शिदाबाद में पलायन हो रहा है? आप मानते हैं इस बात को? मानते हैं? नहीं, वहां की सरकार जो है, ममता बनर्जी की सरकार, इसके लिए दोषी है, उसको चाहिए कंट्रोल करे। उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार थी, 5 साल एक भी दंगा नहीं हुआ। ये दंगे करवाए जाते हैं। भारतीय जनता, मैं बता रहा हूं, मुजफ्फरनगर दंगा अखिलेश यादव ने कराया, वहां 10,000 मुसलमान विस्थापित हुआ। आज तक वो अपने दर दर भटक रहे हैं। आप लोगों ने सवाल उठाया, कभी चर्चा की उस दंगे की? आप नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर आपके लिए मुफीद नहीं है। आप बंगाल, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लगी हुई है किसी तरह सरकार में आया जाए। वहां हिंदू मुसलमान क्लैश करा के वहां भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहती है, इसलिए आप लोग उसका ज्यादा जिक्र करना चाहते हैं। मुसलमानों का भी अभी दंगे हुए, कितने मुसलमान, मेरठ मलियाना का जिक्र किया आपने, भागलपुर दंगों में किस कदर मुसलमानों को मारा गया। ये दंगों में मारे जाते हैं, यहाँ पर हर दंगे का जिक्र हुआ है। आप पहले ये बता दीजिए, अगर कहीं पे चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो मेजॉरिटी हो, या फिर वो कोई भी समुदाय हो, हम यहाँ पर हिंदू मुसलमान करने तो बैठे नहीं है। अगर आपके समुदाय के ऊपर, अगर मुस्लिम समुदाय के ऊपर अत्याचार होगा तो सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत ही होगा उस खबर को चलाने वाला, दिखाने वाला कि क्यों माइनॉरिटी के साथ में ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, स्वास्थ्य के निशान दिए तोड़ देंगे गाड़ी, घर में ये दिखा तो तोड़ देंगे, मंदिर दिखा तो तोड़ देंगे, हिंदू दिखा तो उठा के ले जाएंगे, लोग पलायन कर रहे हैं वहां पर, और इस बीच ओवैसी बयानबाजी कर रहे हैं। ये सब अपराधी हैं। ये दोनों चीजें अलग हैं। ओवैसी साहब जो कह रहे हैं वो अलग बात है, दंगे अलग बात है। दंगों पर जो इसमें शामिल हैं उनको फौरन गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, उनको जेलों में डाला जाए। और ओवैसी साहब जो कह रहे हैं वो प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं, शांतिपूर्ण विरोध तो संबल ज्ञानवापी और मथुरा का जिक्र क्यों किया ओवैसी ने? 60% जमीनें जो, आप बताइए, किसकी मस्जिद छिन रही है, किसके कब्रिस्तान छिन रहे हैं? वहां का पेपर दिखाइए ना, कहां का पेपर? यह कानून इसीलिए है कि जो 9.4 लाख एकड़ जमीनें हैं ये वक्फ बोर्ड के पास, वो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की किरकिरी बनी हुई है वो जमीन। सर, ये आप भी जानते हैं 60% उसमें से लोगों के, मुसलमान समाज के वोट अपने पास में रखने के लिए राजनीति की जा रही है। वक्फ कानून के आने से केवल मुस्लिमों का उद्धार होगा, उनका कल्याण होगा, कल्याणकारी नीतियां लाई जाएंगी। इससे पहले कई बार कमेटी को वक्फ को सुझाव दिए गए। कल ही रात को हमारे चैनल ने 9 बजे एक रिपोर्ट भी चलाई थी। सच्चर कमेटी ने कितने सुझाव दिए कि आधुनिकीकरण कर दो, महिलाओं के लिए ये कर दो, उनकी आवाज रखने के लिए ऐसा कर दो, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट तक को एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब जब एक कानून बना के लागू कर दिया गया है तो आपको उस कानून से दिक्कत हो रही है, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी होगी, क्योंकि पिछड़े समाज की भागीदारी होगी। आप चाहते ही नहीं है वो कानून लागू हो। इस सबके बीच में आप सेंटिमेंट्स भड़का रहे हैं, संबल ज्ञानवापी और मथुरा का जिक्र कर रहे हैं। जबरदस्ती क्यों भला करना चाहती हैं? जबरदस्ती क्यों भला? देश का भला हो या हमारा भला नहीं है? चाहती है जबरदस्ती। ओबीसी आज भी सुनिए, आप सुनिए तो सही, सुनिए सही। एक भी ओबीसी या सीजीआई नहीं हुआ इस मुल्क में, 75 साल हो गए हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी क्या रिप्रेजेंटेशन है सुप्रीम कोर्ट में जजेस के, एससी और एसटी और ओबीसी का, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इस देश के 10% लोगों के पास 70% वेल्थ है, वहां पर रिफॉर्म की जरूरत है। सर, 85% मुस्लिम जो है ना, उनके लोगों के पास वो प्रॉपर्टीज है, वो सारा वेल्थ उनके पास है। रिपोर्ट्स दावा करती है, मैं दावा नहीं कर रही हूं यहाँ पे बैठ के, मैंने रिपोर्टें नहीं बनाई है। 85% मुसलमान देश का पीछे है अभी भी। उसको आप आगे लाना चाहते कि नहीं चाहते? मैडम, मैं भी WID की रिपोर्ट बता रहा हूं आपसे। ये WID की रिपोर्ट है। और दलितों पिछड़ों की हालत क्या है, मैं कह रहा हूं वहां पे बुलडोजर चलवाएं बाबा। कह रहे हैं दलित मारे जा रहे हैं गुजरात में, वहां पे बंगाल में, तो अभी इलाहाबाद और प्रतापगढ़ दलितों को जलाकर मार दिया गया है। एक बच्ची नहीं चलाएंगे, वहां मुसलमान नहीं है, वहां हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता। डॉक्टर SK दत्ता जी, आप जवाब दीजिए कि कैसे फिलहाल इसका विरोध जो है वो आगे बढ़ रहा है, लोगों को समझाने की बजाय लोगों को। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज चाहता है विरोध करना, ये भड़का रहे हैं, इसीलिए वो भड़क रहे हैं, इसीलिए हिंसा हो रही है। बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग जिस दिन ये डिबेट्स हो रही थी उस दिन फूल लेकर खड़े थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया कर रहे थे। बनारस से तस्वीरें आई थी, मुस्लिम महिलाएं आरती कर रही थी, वो कहती थी कि हम शांति चाहते हैं। उसके बावजूद ये सब
बिल्कुल सही बात है। और ये कहीं ना कहीं पे जिस दिन से ये कानून पारित हुआ है और राष्ट्रपति जी ने जब इस पर मुहरा लगा दिया है, उसके बाद से ही एक षड्यंत्र रचा जा रहा है संयोजित प्रायोजित वे में कि देश के वातावरण को खराब किया जाए, और भड़काऊ भाषण लगातार आ रहा है। और तमाम जितने सारे मौलवी और मौलाना है वो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, और इसीलिए पूरे देश भर में आगजनी हो रहा है। सबसे पहले मैं तो श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जो बर्बरतापूर्ण जो दोनों हिंदुओं को जिस हिसाब से मारा गया है, कत्लेआम किया गया है मुर्शिदाबाद में, ये इतना घिनौना काम है। पर मैं अचंभित हो गया हूँ कि विपक्ष का कोई भी नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, स्टैलिन हो, शरद पवार हो, किसी ने भी खंडन नहीं किया, एक आंसू तक नहीं टपकाए हैं इतनी बर्बरतापूर्ण लिंचिंग को लेके। ये दर्शाता है कि मानसिकता किस तरह की है। यहाँ पे गुजरात दंगा की बात आया गया है। मैं सवाल पूछता हूँ कि गोधरा में ट्रेन को किसने चलाया था? मुझे वो बात, गोधरा में ट्रेन किसने चलाया था? 55 लोग जो मारे गए थे, जहाँ पे 2 महीने का बच्चा भी जल गया था, हो गया था, किसने किया था गोधरा पे? वो चीज आपको याद नहीं आता है? किस चीज से याद आती है? जो गोधरा गाड़ी जिन लोगों ने लगाया साजिश है, नहीं आता है आप लोगों को? राजीव हम गोधरा पे बैठे तो नहीं, एसके दत्ता जी नहीं, हम गोधरा पे बहस करने नहीं बैठे हैं। हम इस वक्त वक्फ के ऊपर बातचीत कर रहे हैं और जो विरोध हो रहा है उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। विरोध करना गलत नहीं है, आपका संवैधानिक राइट है, आप करिए विरोध, लेकिन विरोध की आड़ में जो हिंसा फैलाई जा रही है, जो एक टारगेटेड कम्युनिटी के ऊपर कम्युनल राइट्स को आगे बढ़ाया जा रहा है, वो सरासर गलत है। बादल देवनाथ जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले राजीव रियाज जी के पास एक बार मैं फिर से जाऊंगी। राजीव रियाज जी, आप इस कानून का विरोध करिए, बहुत अच्छी बात है, आपके पास राइट है, आप कर सकते हैं, लेकिन हिंसा नहीं फैला सकते। पहली चीज, आने वाले दिनों में भी 19 तारीख को जो प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया है, आशा करती हूं कि उसमें किसी भी तरीके की ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आएंगी और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन राजीव रियाज जी, आप एक बात बताइए, अगर ये कानून लागू नहीं होता है, आप कह रहे हैं ना हो, आप बताइए कि अब तक वक्फ की वजह से कितना कल्याण हुआ है मुस्लिम समुदाय का? आज भी वक्फ के होने के बावजूद 85% मुस्लिम पिछड़ा क्यों है? बिल्कुल, मैं ये कहता हूं वक्फ बोर्ड के ऊपर सारी जिम्मेदारी दे दी है ना पिछड़ा और अगड़ा का। ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर वक्फ बोर्ड ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है तो उसमें कुछ ठीक ठाक किया जा सकता है। सरकार की जिम्मेदारी तो ओवरऑल है ना, आप ही को तो जिम्मेदारी दूंगी ना मैं। जब आपका एक कम्युनिटी के लिए वक्फ चल रहा था, मुस्लिम वो हिंदू कम्युनिटी के लिए तो नहीं चल रहा था, तो मुस्लिम कम्युनिटी का कितना कल्याण हुआ? है मैडम, सरकार अपॉइंट करती है, अपने प्रतिनिधि को अपॉइंट करती है। ये तो वक्फ बोर्ड जो है सरकार का एक जो है वो है, तो सरकार जो उसमें फेर बदल करना चाहे कर सकती है। मुस्लिमों की जिम्मेदारी तो सरकार की है, सरकार तो सबका कल्याण कर रही है, सरकार तो सबके लिए नीतियां लेके आ रही है। लेकिन आप बताइए ना, वक्फ की जिम्मेदारी सबकी थी क्या? वक्फ क्या हिंदुओं का, सिखों का, क्रिश्चियंस का, सबका कल्याण करने में बिजी था क्या? मुस्लिमों का कल्याण का टाइम नहीं मिला? 85% मुस्लिम पिछड़े अभी भी, छोटा आंकड़ा है क्या ये? 50% भी नहीं, 85%। भारत, आप लोगों की जेबें बढ़ रही थी, वक्त के जो अधिकारी बैठे हुए थे वहां पे। 85% लोग पिछड़े हुए, दलित पिछड़ों, क्या हालत है आदिवासियों की? अरे अभी आदिवासी के सर पे पेशाब किया जाता है, मैंने आपसे आपके वक्त के ऊपर सवाल पूछा है, मैंने दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे कानूनों के बारे में तो पूछा ही नहीं। आप अपना ही आंकड़ा पेश नहीं कर पा रहे। आप मुझे डेटा दे दीजिए, मैंने आपको डेटा दिया, वक्फ के होने के बावजूद यहां पर जब तक कानून नहीं आया था 85% मुस्लिम आज भी पिछड़े हैं, उनका कल्याण क्यों नहीं हुआ? और वक्फ से किसका कल्याण हो रहा था सिवाय उनके जिनकी जेबें भरी जा रही थी और आपकी सियासी रोटियां सिक रही थी? फौरी कार्रवाई कर सकती है, उसमें फेरबदल कर सकती है, उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप ये बताइए, भारत का कानून हमें अधिकार देता है, हमारी जो भी संपत्ति हमें किसी को दान कर सकते हैं। बदलाव के लिए भी तो दिया था सुझाव, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट नहीं देखी क्या आपने? उसमें सुझाव दिया गया था ना, मॉडर्नाइज कर देते हैं, महिलाओं की भागीदारी कर देते हैं, उनको लोन दे देते हैं, वो भी तो रिजेक्ट कर दी गई थी। क्यों रिजेक्ट करी थी वो? इसमें कोई बुराई नहीं है, महिलाओं की भागीदारी पहले भी थी, और पहले भी महिलाओं को शामिल किया जा सकता था। ये तो सरकारें हैं जो बनाती हैं, वक्फ बोर्ड में अपॉइंट करती हैं, उन्होंने नहीं किया। सरकारें आपकी रही हैं, कांग्रेस की रही है, भारतीय जनता पार्टी की रही है, तो उसमें वक्फ बोर्ड क्या करेगा? वक्फ बोर्ड सरकारें अपॉइंट करती हैं लोगों को। क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया? 3 तलाक कानून जब
हटाया गया, 3 तलाक के लिए कानून लाया गया उसके खिलाफ में, तब आप लोगों ने ऐसी विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि आप चाहते ही नहीं है आपका समाज ऊपर उठे, आप चाहते ही नहीं है कि जो पिछड़े लोग हैं वो आगे आए। सीएए का आपने ऐसी विरोध किया। इस बीच एक बड़ी खबर, एक सेकंड मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने तो असदुद्दीन ओवैसी पर कई सारे गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। ये लोग जानबूझकर हिंसा भड़काना चाहते हैं, साजिद रशीदी के द्वारा कहा जा रहा है। ओवैसी का बयान जज्बात भड़काने वाला है, हिंसा होगी तो हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलेगी तो ओवैसी अलग मुल्क मांगेंगे, ये साजिद रशीदी के द्वारा कहा गया है। ओवैसी ने 19 तारीख को प्रदर्शन बुलाया और कई सारे बयान दिए, उसी को लेकर अब ये बयान ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष के द्वारा दिया गया है। ये लोग जानबूझकर हिंसा भड़काना चाहते हैं, ये आप असदुद्दीन ओवैसी का बयान देखिए, मुसलमानों उठो, उठने का वक्त आ गया है, तुम्हारे सर पे तलवार लटकी हुई है, तुम्हारी मस्जिदों को खतरा है। ये ऐसे बयान हैं जो किसी भी धर्म के मानने वाले के जज्बात को भड़का सकता है, और जब जज्बात भड़केंगे तो हिंसा होगी, हिंदू मुस्लिम नफरत फैलेगी। फिर यही ओवैसी खड़े होकर पता क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे अब हिंदुस्तान में मुसलमान का रहना गलत है, मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रह सकता, महफूज नहीं है, लाओ हमें अलग मुल्क दे दो पाकिस्तान की तरह। इसका मंशा ये है। साजिद जी, राजीव रियाज जी, साजिद रशीदी का बयान आपने सुना, आप ही की कम्युनिटी से आते हैं ना, और एक अध्यक्ष भी हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष, और आप ही की कम्युनिटी से आते हैं। साफ जाहिर होता है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो वाकई चाहते हैं कि उनका समाज आगे बढ़े और ऐसे पिछड़ेपन से आगे बढ़े, वो नहीं चाहते ऐसी हिंसा हो, वो नहीं चाहते ऐसे प्रदर्शन हो, तो आप क्यों आगे बढ़ावा दे रहे हैं? भाई इसके बाद बादल जी के पास में जाऊंगी। मंदिरों के सामने से जब जुलूस निकल रहा है, हिंदू मस्जिदों के सामने जो जुलूस निकल रहा है, मस्जिदों पर किस तरह से पथराव, वहां चढ़ के भगवा झंडा लहराया जा रहा है, इसी मुल्क में तो हो रहा है। अब हम विरोध भी ना करें, मुसलमान विरोध भी नहीं कर सकता है, आप मुसलमान विरोध करता है तो कहते हैं कि आप हिंसा भड़का रहे हैं। सर आप एक पॉइंट बता दीजिए क्यों विरोध प्रदर्शन करेंगे। सर आप एक पॉइंट बता दीजिए, चलिए करिए विरोध करने से किसी ने नहीं रोका, विरोध करिए, बस विरोध के नाम पे हिंसा मत भड़काइए और ऐसे बयानबाजी मत दीजिए जिससे लोग भड़के, हिंदू मुसलमान के बीच में एक बड़ी खाई क्रिएट हो जाए। आप मुझे पॉइंट बताइए क्यों विरोध कर रहे हैं? वहां कोई नहीं भड़क रहा है मैडम, विरोध इसलिए मैं आपको अर्ज कर रहा था कि कोई आदमी उसमें गए, जैसे मैं XYZ कोई और उसमें डोनेट करना चाहे जमीन, क्यों नहीं कर सकता है? उसकी कमाई हुई जमीन है, उसकी कमाई हुई संपत्ति है, कोई हिंदू अगर डोनेट करना चाहे वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं कर सकता है? उसको 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। सर कई सारे मुस्लिम लोग भी ऐसे हैं जिनकी जमीन हड़प ली गई थी, वो बेचारे कोर्ट में जाके अपील तक नहीं कर सकते थे। ये कानून आने के बाद अगर किसी की दावा करता है कोई, तो उसकी सुनी जाएगी, वो इंसान कोर्ट तक जा सकता है, चाहे आप ही की कम्युनिटी का क्यों ना हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर इंसान करप्ट है, लेकिन वक्फ के अंदर कई सारे करप्शन थे कि नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पिस रहे थे। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन बादल देवनाथ जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट और टीएमसी समर्थक है। बादल देवनाथ जी, मुर्शिदाबाद में जो भी कुछ हो रहा है किसी से छिपा नहीं है, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप एक बात बताइए, एक तरफ ट्रेड वॉर चल रही है, दूसरी तरफ इंडिया के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है बहुत सारी वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए, देश का उद्धार करने के लिए, लेकिन उस सब के बीच में देश की ऐसी छवि पूरे विश्व के सामने मुर्शिदाबाद से रखी जा रही है। क्या ये सही है? जो हो रहा है वो सही है, हाँ या ना? बस एक ही शब्द में तो ना नहीं होना चाहिए ना। क्या मुर्शिदाबाद से पलायन हुआ है, हाँ या ना? नहीं हुआ तो ये कैमरा झूठ बोल रहे हैं। ये लोग कौन है जो जा रहे हैं, जो कैमरे पे बोल रहे हैं? खत्म हो गया, ये तस्वीरें दिखा दी है। आपने बोला पलायन नहीं हुआ, ये हिंदू परिवार है, इनका पलायन हुआ है। आप कहते हैं तो आपको वीडियो और उनके रिएक्शन भी सुनवा देती हूं, मैं कल भी सुनवाए थे, लेकिन शायद आप भूल गए होंगे। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आज मेरा एक ही शब्द है, हाँ ना। ठीक है, तो हिंदुओं का पलायन हुआ नहीं हुआ ना? मैडम आप एक काम कीजिए ना, साक्षी मैडम, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अनुरोध, आप भाजपा में ज्वाइन कर लीजिए।
आप मुझे नहीं बताएंगे भाजपा में ज्वाइन कर लीजिए। अगर मुर्शिदाबाद से मुसलमानों के साथ में या क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ में ऐसा व्यवहार किया जाएगा और उस कम्युनिटी को बाहर निकाला जाएगा तो मैं मुसलमानों के लिए भी यहाँ पर बोलूंगी। आप मुझे बीजेपी का टैग तो मत ही दीजिए, मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता तो यहाँ पर हूँ नहीं, उसके लिए मनीष शुक्ला जी बहुत है यहाँ पर। लेकिन मैं आपको फिर भी आपकी सहूलियत के लिए एक बार वीडियो दिखा देती हूँ। हमारी संवाददाता ग्राउंड पे एक बार वीडियो चलाइए। जो था सब तो हमको लूट लिया, तो हमको बोल रहे हैं जे कि तुम्हारा इज्जत दो, हम तुम्हारा पति को भिक्षा देंगे, जान भिक्षा देंगे, ऐसा बोल रहे हैं हमको। खाने के पानी जो है, पानी इज्जत लूटने की भी बात कर रहे हैं। हाँ, गले में जो है उसको हसुआ बोलते हैं, वो हमको गले में धर कर बोलते हैं जो तुम्हारा इज्जत दो। तो हम बोल रहे हैं जो करना है करो, किंतु हमको जान भिक्षा दो। पैर पकड़ते हैं हम उनको, तो भी हमारा बात नहीं सुनते हैं। घर को जला दिया, घर को लूट लिया, जो पैसा था टाका जात हुआ। गरीब है, हम खाते हैं, मजदूर है, गरीब परिवार से है। 2 बीड़ी बांधते हैं मुर्शिदाबाद में, जो बीड़ी का है, बीड़ी बांध कर हम जो चलाते हैं परिवार को, गरीब शरीफ हम। तो अब हमारा सब जो लूट लिया, पानी जान, हमारा जान भी वो मांगते हैं कि जान दे दो। बादल देवनाथ जी, मैं एक महिला हूं, है ना, किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं। ये जो दिखाई दे रहा है ना, अगर ये महिला हिंदू नहीं होती, मैं कह रही हूं हिंदू नहीं होती है महिला, एक मुस्लिम महिला होती, तो भी मैं आपको बोलती कि वहां पर जो हो रहा है क्या वो सही हो रहा है। एक महिला से उसकी इज्जत मांगी जा रही है, उसकी जान मांगी जा रही है और सरकार शांत बैठी है और आप कह रहे हैं प्रपलायन नहीं। और ये महिला, एक मिनट, ये महिला जो है ना, ये महिला मुर्शिदाबाद में रहती थी, इसका घर था। ये अभी मालदा में, जहां पर कई सौ लोग रह रहे हैं हिंदू, पलायन करके आए हैं, वहां पर शिविर कैंप में। अब आप बोलिए, मैं कुछ नहीं कहूंगी आपको, 1-2 मिनट तक आपकी बात सुनूंगी, आप बोलिए और इसी टॉपिक के ऊपर बोलिए। मैडम, आधा घंटा के अंदर 20 मिनट आपने ले लिया। शर्म आनी चाहिए बादल देवनाथ जी आपको। महिला कह रही है मेरी इज्जत लूटने की बात हो रही है और आप हंस रहे हैं वहां पर। अच्छा मैडम, आंसर दे रहा हूँ प्लीज मैडम। आप हंस रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे बाप रे बाप, मैडम आप बोलिए ना, मैं चुप हूँ तो नहीं। आप पहले हंस लीजिए, महिलाओं की इज्जत लूटने के ऊपर आप लोग हंस लीजिए पहले। बाप रे बाप, बोलने के कितना झगड़ा करते हैं आप। सुबह से आधा घंटा तो आप ही ने झगड़ा किया। नहीं बोलिए, मैंने कुछ नहीं बोला। अरे बोलिए। आपका बात सुन के मैं हंस रहा हूँ, मैं उनको देख के नहीं हंस रहा। आप जैसे झगड़ा कर रहे इसको लेके, मैं 2-3 बातें मैं कर रहा हूँ। लास्ट टाइम में शामशेरगंज, सूती और जंगीपुर दोनों बंगाली इलाका है और हम सब बंगाली है। और इतना अच्छा हिंदी बिहार का जो भाषा ये जो मैडम ने बोल रहा था, तो मैंने सुना। और झारखंड से हो कुछ लोग, बाहर से कुछ लोग भी बिहारी है, इसलिए उनकी इज्जत लूट लेनी चाहिए कह रहे हैं। लोग जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के, ये जो इज्जत का कुछ कोई भाजपा के लीडर, भाजपा के गवर्नमेंट, बंगाल के विरोधी लीडर शुभेंदु अधिकारी, कोई इन लोगों के पास गया है नहीं, कोई इन लोग भाजपा के कोई लोग नहीं। लेकिन आप लोग विजिट कर रहे, पूरे वर्ल्ड में दिखा रहे, इंडिया में दिखा रहे, लेकिन भाजपा के कोई लीडर, कोई इन लोगों के पास नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो टीएमसी के जो विधायक है, जो एक सांसद है जंगीपुर का, ये लोग शुक्ला जी क्लास कमेंट आपसे लूंगी। मनीष शुक्ला जी, ठीक है बादल देवनाथ जी, मनीष शुक्ला जी क्लास कमेंट। क्योंकि टीएमसी ये मानने को तैयार नहीं है कि वहां पर पलायन हो रहा है। ठीक है, सब शांत। मनीष शुक्ला जी 10 से 15 सेकंड लास्ट कमेंट। मनीष शुक्ला जी, बीजेपी प्रवक्ता जी, लास्ट कमेंट। देखिए साक्षी जी, इस पूरी घटना के पीछे वक्फ जो कानून है वो तो केवल बहाना है। दरअसल राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ओवैसी, ये लोग सब मिलकर डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं। और उस महिला के दर्द के बाद इन्होंने कह दिया कि वो तो लगता है बंगाल की है ही नहीं, यानी अगर बंगाल की बाहर की होगी की बात मान ले और तो यही कारण है। ठीक है, आप सब हमारे साथ में जुड़े, आपने चर्चा करी। हालांकि सार आज भी कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सब लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। चाहे वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हो, विपक्ष के हो या फिर सत्ताधारी पार्टी के हो, सबके सामने अलग अलग एजेंडा है, सबकी एक एक लाइन है, कोई उससे भटकना नहीं चाहता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस डिबेट में हमारे साथ में जुड़ने के लिए।